चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग अपना इसी हिस्ट्री वाले सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म को समझ लिया। अब बुद्धिज्म जैनिज्म को समझने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग मौर्य एम्पायर। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट एक नंद डायनेस्टी को हम लोगों ने पढ़ा, और नंद डायनेस्टी के जो अंतिम राजा हैं उनका नाम क्या है, घनानंद। ठीक है, या धनानंद जिनको कहा गया है, जिसको चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त के द्वारा क्या कर दिया गया, उनको मर्डर किया गया उसका, और एक नए वंश की स्थापना की। और जिस वंश को हम किस नाम से जानते हैं, यही हमारा वंश क्या कहलाया बाद में, इसी को बोला गया आप लोगों ने मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो आज हमारा जो एम्पायर नया टॉपिक रहेगा कौन सा है भाई, तो नया एम्पायर यानी कि नया वंश, नई एम्पायर कौन सा हो गया, मौर्य साम्राज्य। ठीक, और मौर्यन साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। इसका टाइम भी हम लोग देख लेते हैं 322 बीसी से लेकर ये चलता है आपका 185 एडी तक। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी की बात करें या मौर्यन साम्राज्य की हम लोग बात करें, तो इस डायनेस्टी में जो सबसे पहले किंग रहे, यानी कि इस वंश के जो संस्थापक रहे, हम लोग उनके बारे में जानते हैं और पिछली क्लास में देख चुके हैं। इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो पहले किंग इस डायनेस्टी में कौन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश को खत्म किया चाणक्य की सहायता से और एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं भाई, मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो पहले किंग कौन होगा इस वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य। अब और इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोगों ने समझना है। तो पहला प्रश्न, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए, तो हमारा आंसर होता है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त का जो मौर्य का जो साम्राज्य है काफी विशाल है। अगर आप जाते हो नॉर्थ वेस्ट में जाते हो, यानी कि उत्तर पश्चिम में, यानी कि ईरान तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है, ईरान। और अगर इंडिया में आओगे तो ईस्ट में बंगाल तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है, और दक्षिण में अगर चलो तो आप मैसूर यानी कि जो वर्तमान कर्नाटक है वहां तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है, और उत्तर में पूरा कश्मीर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है। यानी कि अफगानिस्तान तक जो पूरा रीजन है, अफगानिस्तान ईरान तक का जो पूरा क्षेत्र है, वो सब कहाँ था, मौर्य एम्पायर में था। इसीलिए क्या है, मौर्य साम्राज्य क्या है, एक बड़ा विशाल साम्राज्य था। और इसी विशाल साम्राज्य के राज संस्थापक कौन हुए, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश का अंत किया। नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद की हत्या करके क्या कर दिया, एक नए वंश की स्थापना की, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस समय हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, धनानंद के समय क्या सिकंदर ने भी भारत पे हमला किया है, और सिकंदर भारत पे हमला करने के बाद वापस लौट गया, और 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में क्या हुआ, उसकी बेबीलोन में डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हुई, डेथ होने के बाद जो बाकी जो पूरा साम्राज्य है सिकंदर, जब यहाँ से गया छोड़कर, तो अपने एक विश्वास पात्र हैं सेल्यूकस निकेटर, उनको सौंप गया। और इसी सेल्यूकस, तो कौन है इस समय यहाँ के सिकंदर के उत्तराधिकारी कौन है, इनका नाम है सेल्यूकस। एक व्यक्ति है, इसका नाम है सेल्यूकस, और ऐसा माना जाता है बाद में सिकंदर ने इसको भी चाणक्य ने सेल्यूकस को भी हराया, और सेल्यूकस ने क्या काम किया, इसको काफी गिफ्ट दिए, और अपनी बेटी का विवाह भी, शादी भी किससे कर दी, हेलेना की शादी किससे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। देखिए जो सेल्यूकस निकेटर है, जब इनमें दोस्ती हो गई तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या काम किया, एक एम्बेसडर था, एक राजदूत, एक एम्बेसडर को भेजा किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और ये एम्बेसडर बड़ा फेमस है, जिसको एग्जाम में काफी बार पूछते हैं। तो एक एम्बेसडर को क्या किया, इसने भेज दिया, सेंड किया। कहां पर भेजा, और उस एम्बेसडर के अगर नाम भी जरा जानना इंपॉर्टेंट है, और इस एम्बेसडर का नाम है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस व्यक्ति का नाम है मैगस्थनीज। तो एक मैगस्थनीज नाम के व्यक्ति को किसने भेजा, किसके दरबार में चला गया, ये भेजा गया किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो मैगस्थनीज का नाम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डाल दे रहा हूं डब्बे में। और देखिए मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, और इस व्यक्ति के द्वारा एक बुक लिखी गई इंडिया को लेकर के, इंडिया के सारे समाज का वर्णन किया गया, कैसे लोग हैं, कहां तक, कितने लोग सुखी हैं, कितने लोग धनी हैं, क्या क्या लोग उपजाते हैं, क्या का समाज कैसा है, सब की बातों में किसने लिखी, इस मैगस्थनी ने लिखी। और यही मैगस्थनी की जो बुक थी, ये हमारे इंडिया का इस समय का क्या है, हिस्ट्री, इतिहास लिखने का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है। तो इस बुक का जरा नाम है
इस बुक का नाम है इंडिका। तो जरा इस बुक को आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक? ये इंडिका, जिसको अनेकों बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी बातें हम लोगों ने कर ली, और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर एग्जाम में एक प्रश्न और बनाया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही इसी का एक प्रांत है सौराष्ट्र। आप सब लोगों ने सौराष्ट्र का नाम सुना होगा, वर्तमान गुजरात में आता है। तो इसी के राज्य का एक प्रांत था सौराष्ट्र प्रांत, और सौराष्ट्र प्रांत के इस समय एक गवर्नर हैं, एक राज्यपाल हैं। सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर हैं, इनका नाम है पुष्यगुप्त। तो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर कौन थे? पुष्यगुप्त। इसी पुष्यगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या काम किया? ऑर्डर दिया। और ऑर्डर दिया, यहां पर पानी की बहुत समस्या थी इस प्रांत में लेकर के, तो चंद्रगुप्त के द्वारा किसको ऑर्डर दिया गया? इस पुष्यगुप्त को ऑर्डर दिया गया। और इस पुष्यगुप्त ने इस सौराष्ट्र प्रांत में एक झील, एक लेक का निर्माण कराया, जिस लेक को अनेकों बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो लेक का जरा नाम यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, इसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन लेक, क्योंकि देखिए इस लेक का नाम जो एंशिएंट हिस्ट्री में भी कई बार आएगा, और इसे प्रश्न पहली बार आता है कि सुदर्शन लेक का निर्माण किसने कराया? तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पर। किसने? पुष्यगुप्त के द्वारा, जो कहाँ का गवर्नर है? सौराष्ट्र में। और झील भी कहाँ मिलेगी आपको? इसी सौराष्ट्र में क्या है? लेक का निर्माण कराया गया। तो सबसे पहले तो प्रश्न था कि जो सुदर्शन लेक है, इसका निर्माण, इसका कंस्ट्रक्शन किस काल में हुआ? तो अभी किसमें हुआ? भाई मौर्य एम्पायर के समय कराया गया। ठीक। और इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला है। किस धर्म का फॉलोअर है? तो जैनिज्म है, ये जैन फॉलोअर है, जैनिज्म का फॉलोअर है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछते हैं किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। और इसी जैन धर्म को फॉलो करते हुए अपने अंतिम समय में ये चंद्रगुप्त मौर्य अपना जो जितना भी राज्य है उसको छोड़ दिया, संन्यास लिया, और संन्यास देने के बाद दक्षिण भारत में चला जाता है। कहा गया? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में ही क्या हुआ? इसकी डेथ हो गई। देखिए डेथ हुई, एक जगह है दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला नाम से, श्रवण बेलगोला। तो ये वो पैलेस है, कर्नाटका में आता है वर्तमान में, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की हो गई मृत्यु हुई। और मृत्यु को धारण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? एक पद्धति अपनाई, जिसको बोलते हैं संलेखना पद्धति। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? संलेखना पद्धति, यानी कि संलेखना सिस्टम। इस संलेखना सिस्टम के द्वारा चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया? मृत्यु को। देखिए इसमें दरअसल क्या होता है, जब मनुष्य जैनिज्म में जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और उसको लगता है वो क्या है, उसकी यानी कि उसको इच्छा, मृत्यु की इच्छा होती है, क्या कहा जाता है? मरना चाहता है। तो वैसी स्थिति में अपने अंतिम समय में वो क्या व्यक्ति करता है? खाना पीना यानी कि अन्न जल को त्याग देता है, और इस तरह क्या होती है? उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसी विधि को किसके के द्वारा अपनाया गया? चंद्रगुप्त के द्वारा। तो चंद्रगुप्त की डेथ कहाँ होती है? कहां पर हुई? श्रवण बेलगोला, वर्तमान कर्नाटक में आता है। किस विधि के माध्यम से? संलेखना विधि के माध्यम से। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो जरा मैंने सबको आपके सामने बता दिया है। तो आप एक काम करें, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो मैं रफ कर देता हूं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी का बेटा राजा बनेगा, और इस व्यक्ति का नाम है बिंदुसार। तो अगले किंग कौन हो गए? बिंदुसार। ये बिंदुसार नाम का व्यक्ति इस मौर्य साम्राज्य का अगला राजा हुआ। इसी को ताज पहना देते हैं हम लोग। ठीक है। तो नेक्स्ट किंग कौन होगा इस साम्राज्य के? इनका नाम हुआ बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त का ही बेटा है। अब देखिए बिंदुसार के बारे में सबसे पहली बात, इसका एक नया नाम भी है, एक अन्य नाम, यानी कि जो ग्रीक राइटर्स हैं
जो विदेशी साहित्य है, जो ग्रीक लिटरेचर है, उस लिटरेचर में इसको अमित्रोचेट्स कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? अमित्रोचेट्स, या इसको कहा गया अमित्रघात कहा गया। तो इसका ये भी क्या है, इस और इसका मतलब होता है शत्रु का विनाशक। ठीक है, अब देखिए इसके समय इस बिंदुसार का इसका एक दोस्त हुआ, एक फ्रेंड था। फ्रेंड कैसे, मतलब उसको फ्रेंड बनाया। और इसका एक फ्रेंड है इस समय वर्तमान में सीरिया का राजा है एंटियोकस। ठीक है, तो सीरिया किंग है, फ्रेंड कौन है इसका? किंग ऑफ सीरिया। तो सीरिया के राजा इसका मित्र है और इस व्यक्ति का नाम था, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम था एंटियोकस प्रथम। तो इसका दोस्त हुआ एंटियोकस प्रथम, और इस एंटियोकस प्रथम के द्वारा जो सीरिया का राजा है, इसने क्या काम किया, इस बिंदुसार के दरबार में क्या किया, एक एम्बेसडर को भेजा, एक राजदूत को इसने भेजा। किसके पास? बिंदुसार के पास एक एम्बेसडर भेजा गया, और इस एम्बेसडर का नाम था डाइमेकस। इसका नाम था तो एक डाइमेकस नाम का राजदूत किसके पास आता है? इस बिंदुसार के दरबार में आया। और बिंदुसार ने क्या काम किया, इस डाइमेकस के माध्यम से इस व्यक्ति से क्या की, 3 डिमांड की। कितनी डिमांड की? और बिंदुसार ने क्या की, 3 डिमांड, यानी कि 3 चीजों की डिमांड की। और वो 3 चीजें क्या क्या थी, और जिनको एग्जाम में लेकर, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि डाइमेकस किसके दरबार में आया, तो अभी किसके में आया? बिंदुसार के। मैगस्थनीज किसके पास आया, तो मैगस्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। और 3 चीजें क्या की, तो सबसे पहले इसने डिमांड की कि आप हमें क्या दीजिए, एक तो दीजिए ड्राइड फिग, यानी कि सूखी अंजीर भिजवा दो। ठीक। दूसरी इसने मांगी कि हमको क्या दीजिए आप, वाइन, शराब, यहाँ की शराब थोड़ी फेमस थी। और तीसरी जो चीज की इसने डिमांड की, इसने डिमांड किया एक दार्शनिक, एक सोफिस्ट, एक दार्शनिक की इस व्यक्ति ने डिमांड की। तो शुरुआती जो 2 डिमांड है, सूखी अंजीर और वाइन, इस बिंदुसार की ये दोनों डिमांड इसके मित्र के द्वारा पूरी कर दी गई, लेकिन इस तीसरी डिमांड को पूरी करने से मना कर दिया गया। और इसी एग्जाम में पूछ लेते हैं क्यों। इसने बोला कि ये तीसरी डिमांड मैं इसलिए नहीं आपको दे सकता क्योंकि दार्शनिक जो होता है वो कभी भी क्या है, खरीद बिक्री करने की क्या चीज नहीं होती है। तो बाकी 2 डिमांड हम आपकी पूरी कर रहे हैं, और इस डिमांड को विनम्रता पूर्वक क्या कर दिया, मना कर दिया। किसके द्वारा? एंटियोकस के द्वारा। हालांकि तो डाइमेकस किसके दरबार में आया, बिंदुसार। तो प्रश्न आता है कि एंटियोकस किसका समकालीन कंटेम्पररी किंग है, तो किसका है अभी, बिंदुसार का। ऐसे ही एक और राजा है, इजिप्ट का राजा है, इसका नाम है फिलाडेल्फस। तो इस समय इजिप्ट के राजा हैं और इस राजा का नाम है फिलाडेल्फस। ठीक है, तो इसके समय इजिप्ट के राजा थे फिलाडेल्फस, और फिलाडेल्फस ने भी क्या काम किया, फिलाडेल्फस के द्वारा भी एक एम्बेसडर कहां भेजा गया, इसी बिंदुसार के दरबार में। और बिंदुसार के दरबार में भेजा गया, इसका नाम है डायनोसिस। तो डायनोसिस को किसके दरबार में भेजा गया, फिर से बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। किसने? इजिप्ट के राजा फिलाडेल्फस ने। ठीक, तो इतनी बातें हो गई बिंदुसार को लेकर के। अब बिंदुसार की डेथ होने के बाद जो अगले राजा आएंगे वो बिंदुसार का बेटा रहा, उसका नाम क्या है, अशोक, जिसको हम द ग्रेट अशोक के नाम से, अशोक महान के नाम से हम लोग जानते हैं।
तो जरा एग्जाम के लिए डायमेकस को आप याद रखना है। एंटियोकस को इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से बिंदुसार से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अमित्रोघात को भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं बिंदुसार से। और फिलाडेल्फस जो किंग है कहाँ के, इजिप्ट के राजा हैं। एम्बेसडर कौन आया, डायनोसिस। देखिए 3 एम्बेसडर एग्जाम में अभी तक मौर्य एम्पायर में आ चुके हैं और एम्बेसडर से एग्जाम में हमेशा संभावना रहती है एक ना एक क्वेश्चन को एग्जाम में क्या है पूछा जाता है, ठीक है, चाहे एंशिएंट हो, चाहे आपका मिडाइवल हो, चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्यों ना हो। चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगले किंग बिंदुसार का बेटा राजा बना अशोका, ठीक है। तो अगले राजा अशोका द ग्रेट। ठीक, देखिए अशोक की सबसे लेकर इसका राज्याभिषेक यानी कि जो आपको क्या इसको क्या दिया गया, ताज पहनाया गया, तो ये डेट होती है 269 बीसी। लेकिन अशोक राजा बनने से पहले, ठीक है, कब बनने से, राजा बनने से पहले जो अशोक है V4 क्या बनने से पहले, राजा। तो राजा बनने से पहले एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि अशोक कहां का राज्यपाल है, तो ये गवर्नर है उज्जैन का, गवर्नर ऑफ उज्जैन। तो कहां का राजा था अशोक, उज्जैन का राजा था। और देखिए अशोक का नाम हम लोगों को अशोक पता है, इसके जितने भी इनके जितने भी शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स हमको मिले हैं। इस समय क्या हुआ करता था, कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो जितने रोज राजा हुआ करते थे वो क्या काम करते, जो भी अपनी क्या राजाज्ञाएं थी, जो भी क्या है वो क्या करते थे, अपने ऑर्डर्स को जारी किया करते थे। तो उस ऑर्डर को एक पत्थर पे गुदवा के, पत्थर पर लिखवाने के बाद उसको मंदिरों के बाहर, बाजारों में यानी कि सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस में उनको लगवा दिया जाता था। और आज अशोक का इतिहास लिखने का जो हमारे पास जो सोर्स है, जो ज़्यादातर इतिहास अशोक का इन्हीं रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से लिखा गया है, जो पत्थर के शिलालेख हैं इन्हीं के माध्यम से इसका क्या इतिहास लिखा गया है। तो इसी इतिहास में अगर हम लोग बात करें, जो अशोक है, अशोक को जितने भी इसके जितने भी शिलालेख हमको मिले, सभी में अशोक को क्या है, एक शब्द क्या है, देवनाम पियदर्शी के नाम से पुकारा गया है, देवनाम पिय, ठीक है। अशोक को क्या बोला गया है, देवनाम पिय और पियदर्शी। तो अशोक का नाम हमको इसके अभिलेखों में अशोक नाम मिलकर क्या मिलता है, देवनाम पियदर्शी मिलता है, जिसका मतलब होता है, ये एक पाली भाषा का शब्द है, देवताओं का प्यारा। केवल 4 ऐसे हमें रॉक एडिक्ट्स मिले, है ना, 4 क्या है, पत्थर के ऐसे शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं जिनमें केवल इसका नाम क्या मिलेगा, अशोक मिलता है। बाकी सभी में इसका नाम क्या दिया गया है, देवनाम पियदर्शी इसको कहा गया है। तो मास्की एक है, मास्की, दूसरा है नेटूर, तीसरा का नाम है गुर्जरा, और एक है उदगोलम, या जिसको हिंदी में उदगोलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऐसे इसके क्या है, रॉक एडिक्ट्स हैं। इन्हीं को एग्जाम में कभी प्रश्न उठा लिया जाता है, जहां पर केवल इन 4 में क्या नाम मिलेगा आपको, इन 4 में अशोक को अशोक कहा गया है, नहीं तो बाकी सभी में क्या बोला गया है, इसको
सभी में देवनाम प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। एक अशोक का बड़ा फेमस युद्ध है, सभी ने सुना है, कलिंग वॉर का। कहते हैं 99 भाइयों की हत्या करने के बाद क्या बना, राजा बना, फिर भी राजा क्या कहलाता है, महान कहलाता है। तो कलिंग वार को लेकर एग्जाम में बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कलिंग वार, वर्तमान में जो कलिंग की बात करें तो ये वर्तमान में जो कलिंग है ये आपको पड़ता है ओडिशा में पड़ता है इस समय। तो कलिंग पे अधिकार किया, कलिंग में जनसंहार किया, नरसंहार किया, जीनोसाइड किया, और उसके बाद क्या हो गया, इसका दिल का क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, और किसको अपना लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया। तो ये जो कलिंग वार है इसकी डेट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 261 बीसी में क्या हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ। और कलिंग युद्ध के विषय में जो जानकारी है, ठीक है, तो अशोक का 13वां, ठीक है, जो शिलालेख है वो क्या देता है, इस बारे में बताता है। तो 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, जरा याद रखें, प्रश्न कई बार एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि अशोक के कौन से शिलालेख से अशोक की क्या है, कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है, तो किससे, 13वें शिलालेख से। और अशोक ने कलिंग पे हमला कब किया, 261 बीसी। और इस समय कलिंग की बात करें तो कलिंग की जो राजधानी है, तो कलिंग की राजधानी थी तोसली, और इस युद्ध को जीता, और जीतने के बाद कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या कर लिया, इस व्यक्ति के द्वारा अधिकार कर लिया गया। और अधिकार करने के बाद बड़े पैमाने पर लाखों लोगों का नरसंहार किया गया। और इसी को कहते हैं, इसी को देखकर अशोक क्या होगा, विचलित हुआ। विचलित होने के बाद इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या कर लिया, कौन से धर्म को अपना लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया, ठीक है। तो किस धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग जीतने के बाद। और बौद्ध धर्म में इसको दीक्षित करने वाले व्यक्ति, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा, इसको बौद्ध धर्म में इसको एंटर कराने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति का नाम था तो उपगुप्त। इस उपगुप्त नाम के व्यक्ति के द्वारा, इस उपगुप्त नाम के मोंक के द्वारा इसको बौद्ध धर्म की क्या दी गई, शिक्षा दी गई, और बौद्ध धर्म में प्रवेश कराया गया, यानी कि दीक्षित कर दिया गया, किसको, अशोक को। इसके साथ साथ अशोक के बारे में ऐसा, अशोक ने एक शहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, श्रीनगर, ठीक है। देखिए, तो एक शहर है श्रीनगर, इंडिया में ही आता है, कश्मीर में। श्रीनगर का नाम सभी लोग परिचित हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। और एक शहर है देवपत्तन, ये नेपाल में आता है। इन दोनों शहरों को अशोक के द्वारा ही बसाया गया था। श्रीलंका, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में कभी पूछ ले, देवपत्तन और इन दोनों शहरों को किसने बसाया, अशोक ने बसाया। इसके साथ साथ अशोक को किसने, बुद्धगुप्त द्वारा क्या है, किस धर्म में दीक्षित किया गया, इस यानी कि बुद्धिज्म में दीक्षित किया जाता है। देखिए, अशोक के बाद बात करें तो जब अशोक राजा बना, तो राजा बनने के क्या है, 10वें साल में, कौन से ईयर्स में, इधर आ जाए जरा, कुछ फैक्ट और अशोक के बारे में जानते हैं। आफ्टर बिकेम किंग, जब अशोक बना राजा, राजा बनने के बाद कौन से साल की बात कर रहा हूं, एक तो 10वें वर्ष की बात करता हूं, और एक बात मैं करता हूं किसकी, 20वें वर्ष, यानी कि राजा बनने के जब 10 साल पूरे हुए, राजा बनने के जब 20 साल पूरे हुए। तो पहली बात तो राजा बनने के बाद किस धर्म का फॉलोअर हो चुका है, अब ये बुद्धिज्म का फॉलोअर हो चुका है। जो जब राजा बना और राजा बनने के बाद अपने क्या 10वें वर्ष में जो सबसे पहली विदेश यात्रा इस व्यक्ति के द्वारा की गई, तो सबसे पहले ये कहाँ जाता है, ये जाता है बोध गया। सबसे पहले कहाँ पहुंचा, बोध गया में ये व्यक्ति पहुंचता है। तो सबसे पहले बोध गया की यात्रा की। तो प्रश्न आ जाता है कई बार, अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष में बोध गया की यात्रा की, या पहली इसकी जो विजिट रही, पहली जो धार्मिक यात्रा रही वो कौन सी थी, पहली धार्मिक यात्रा कौन सी थी, बोध गया। और 20वें वर्ष में सबसे पहले किसकी यात्रा की, जब 20वां वर्ष हुआ तो ये कहाँ पहुँचता है, लुम्बिनी पहुँचता है, लुम्बिनी नेपाल। और लुम्बिनी क्यों गया, तो लुम्बिनी की यात्रा करता है क्योंकि यहीं पर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और देखिए, लुम्बिनी की जब इसने यात्रा की, लुम्बिनी में पहुंचा और इस लुम्बिनी गांव को क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। क्या कर दिया, यहां से टैक्स माफ कर दिया, बिल्कुल नाम मात्र कर दिया, यानी कि टैक्स क्या कर दिया यहां पर 1/8,
टैक्स फ्री लगभग कर दिया और 1/8वां हिस्सा क्या कर दिया, टैक्स के रूप में कलेक्ट करने का आदेश दिया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो ये दोनों प्रश्नों को एग्जाम में कई बार उठा लेते हैं, अगर यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है तो यही प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं। ठीक, तो पहले अभी इतना ऐड करें, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अशोक के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें किससे मिलती है? अशोक के द्वारा लिखवाए गए क्या, शिलालेखों के माध्यम से। ये काम चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया तो उनके बारे में हमें क्या कम जानकारी मिलती है। ये काम बिंदुसार ने नहीं किया तो उनके बारे में क्या होती है, कम जानकारी मिलती है, कम इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी होती है। लेकिन अशोक ने क्या है, पब्लिक प्लेसेस में काफ़ी क्या है, रॉक एडिक्ट शिलालेखों को लगवाया और उन्हीं के माध्यम से वर्तमान में क्या करती है, अशोक के बारे में हम क्या बहुत कुछ पढ़ पाते हैं, हमको पता लगता है अशोक क्या है, महान है। तो इन्हीं शिलालेखों में देखिए, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, सभी शिलालेखों का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, रॉक एडिक्ट्स। इनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, मैक्सिमम जितने भी अधिकतर शिलालेख हैं, इन सभी शिलालेखों का जो विषय है, उन शिलालेखों में अशोक के क्या प्रशासन को लेकर बातें कही गई हैं। तो इनका विषय क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक विषय है। लेकिन केवल एकमात्र ऐसा शिलालेख अशोक का हमको मिला, ठीक है, तो इसका एक अपवाद रहा। तो एक जगह है, एक अभिलेख है रुम्मिनदेही, ठीक है। तो रुम्मिनदेही एकमात्र ऐसा अभिलेख था जिसका जो विषय था प्रशासनिक ना होकर आर्थिक विषय रहा। इसका क्या विषय है, इकोनॉमिक विषय यहां का रहा है। इसका विषय आर्थिक रहा, जिसको एग्जाम में प्रश्न को उठा लिया जाता है। और देखिए, जो रुम्मिनदेही है, इसका सबसे छोटा अभिलेख भी यही है। सबसे छोटा है कौन सा, रुम्मिनदेही। तो प्रश्न कभी एग्जाम में पूछे कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा, तो रुम्मिनदेही है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, जो अशोक है, अशोक के समय जो इसका साम्राज्य है, यानी कि अशोक के समय यहाँ का जो साम्राज्य है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 5। यहाँ पे कितने प्रांत हैं, 5 स्टेट हुआ करते थे अशोक के समय, 5 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। जरा 5 राज्य कौन कौन है जरा जान लेते हैं, 5 स्टेट कौन कौन से हैं। एक है उत्तरापथ नाम का स्टेट, ठीक है। जो उत्तरापथ है, इसकी राजधानी है तक्षशिला। तो उत्तरापथ प्रांत की राजधानी हो गई तक्षशिला। अगले की हम लोग बात करें, दूसरा था अवंती। दूसरा प्रांत कौन है, अवंती। और अवंती प्रांत की राजधानी है उज्जैनी। कौन सी है, उज्जैनी यहां की राजधानी है। तीसरा प्रांत है कलिंग, जिसको अशोक ने ही जीता। और कलिंग की राजधानी अब हम लोगों ने देख लिया कौन सी है भाई, तोसली कलिंग की राजधानी थी। तोसली के बाद, सॉरी, कलिंग के बाद एक था दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी। और एक अंतिम प्रांत की अगर हम लोग बात करें, इसके समय जो 5वां प्रांत है, 1 2 3 4 5, इसका नाम था प्राची। प्राची, या इसको मध्य देश भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता था इसको? मध्य देश। और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए, कई बार एग्जाम में प्रश्न उठा लेते हैं कि अशोक के समय अशोक का जो साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित है, तो कितने में? 4। देखिए चौथा की अगर हम लोग बात करें, कौन सा है? कलिंग। इसी कलिंग को क्या किया था अशोक ने? कौन सा? 4 तो पहले चले आ रहे थे, अशोक ने कौन सा ऐड किया? कलिंग को ऐड किया। और अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? तो उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। अशोक के बाद में जो भी राजा हुए उनके बारे में हमें क्या कहते हैं, स्पष्ट हमें कोई क्या प्रूफ एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं, कोई स्पष्ट क्या है साक्ष्य हमें नहीं मिले, क्योंकि अशोक के लिए साक्ष्य इतने, अशोक को ज़्यादा डीपली हमने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि अशोक के बारे में पढ़ने को भी अशोक के बारे में 4-5 घंटा हम और पढ़ सकते हैं। अशोक के इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास क्या पर्याप्त क्या एविडेंस मौजूद है? अशोक के शिलालेख। लेकिन इसके बाद जो राजा रहे वो इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उनके विषय में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। केवल अशोक का एक बेटा है, अशोक की रानी है एक कारुबाकी, और उसी कारुबाकी से एक बेटा हुआ है अशोक का, तीवर। अशोक का एक बेटा है तीवर, उस तीवर का केवल नाम मिलता है, उसके बारे में उसने क्या काम किया, कितने साल तक शासन किया, उसके बारे में कोई स्पष्ट क्या एविडेंस हमें नहीं मिलते। तो बस 2-3 राजा हैं अशोक के बाद जो हुए इस मौर्य एम्पायर में, उन्हीं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। केवल उन्हीं का नाम थोड़ा सा जानना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक का बेटा है तीवर, वो राजा बना, और उसके बस नाम का ही उल्लेख हमको मिला, ज़्यादा उसके बारे में विस्तार पूर्वक कुछ एविडेंस हमें मिले नहीं। ठीक है, इसके बाद छोटे मोटे राजा रहे अशोक के बाद। तो एक किंग इस साम्राज्य में हुए, एक दशरथ का नाम जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसी एम्पायर में कौन रहे हैं? दशरथ। तो दशरथ किंग हुए। कौन? दशरथ। तो अगर दशरथ के बारे में बात कर लें, देखिए दशरथ अभी मैंने पढ़ाया तो अशोक है, अशोक एकमात्र ऐसा किंग है जो क्या करता है, देवनाम पियदशी की क्या करता है, टाइटल धारण करता है। तो अशोक के बाद मौर्य एम्पायर में अगर कोई शासक रहे हैं जो देवनाम पियदशी की उपाधि धारण किए, तो वो कौन है? ये भी देवनाम। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा क्या देवनाम पियदशी की क्या टाइटल, ये क्या है इनका एक टाइटल धारण किया गया। तो अब ये तो आपको पता है कि अशोक ने भी टाइटल धारण किया, तो ऑप्शन में अशोक ने क्या दे दिया जाता है? दशरथ को दे दिया जाता है। ठीक है, और अशोक के बारे में 2 बातें और ऐड करना चाहता हूं। देखिए इस व्यक्ति ने, जब हम लोगों ने जैनिज्म को पढ़ा था, तो जैनिज्म में हम लोगों ने ये समझा था, जो जैनिज्म है, जैन धर्म में एक संप्रदाय हुआ, आजीवक संप्रदाय, बाद में किसके द्वारा? महावीर स्वामी के एक शिष्य रहे, उन्हीं के स्टूडेंट थे जिनका नाम था मखलीपुत्र घोषाल। हम पढ़े, विवाद हुआ विचारों को लेकर, एक अलग संप्रदाय चला जिसका नाम क्या था? आजीवक संप्रदाय। किसके द्वारा? मखलीपुत्र घोषाल, जो महावीर स्वामी क्या है? शिष्य हैं। तो इस व्यक्ति के द्वारा क्या काम किया? जो दशरथ है, इस दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक कम्युनिटी के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया। कहां पर? बिहार की नागार्जुनी पहाड़ी में। ठीक है, 3 केव्स बनवाई, गुफाएं बनवाई। कहां पर? नागार्जुनी। कहां पर? पहाड़ी पर। और ये गुफाएं किसके लिए रही? आजीवक संप्रदाय। ये काम मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि ये वाला काम आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनाने का काम इससे पहले अशोक भी कर चुका है। तो ये काम किसके द्वारा किया गया? पहले किसने किया था? अशोक ने क्या गुफा क्या आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने भी क्या की थी? गुफाएं बनवाई थी। और लेकिन अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए कितनी की? जरा याद रखिए, वहां पे मैं ऐड करना भूल गया हूं, यहां से याद आ रहा है मेरे, 4 गुफाओं का निर्माण कराया। और अशोक के द्वारा कराई गई जो 4 गुफाएं हैं, इनका बिहार में एक पहाड़ी मिलेगी आपको, बरावर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। तो कहां पर कराया निर्माण? बरावर पहाड़ियों में, है ना। तो देखिए अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण कराया? 4 गुफाओं का निर्माण कराया। चारों गुफाओं के जरा नाम भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। हालांकि नाम इतने खास नहीं है, फिर भी जो लोग बिहार से हो वो लोग उन्हें
बराबर जगह का पहाड़ियों का नाम सुना होगा। तो एक है लोमस ऋषि गुफा, एक गुफा का नाम है लोमस ऋषि गुफा, एक का नाम है कर्ण चोपार, एक गुफा का नाम है सुदामा गुफा, और एक है विश्व हट झोपड़ी। तो इन चारों गुफाओं का निर्माण किसने किया? देखिए प्रश्न एग्जाम में क्या बनता है कि अशोक ने किस संप्रदाय के लिए, किस कम्युनिटी के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया, तो किसने कराया? ये तो सबको पता है, अशोक ने तो बहुत महान महान कार्य किए आजीवक संप्रदाय के लिए। कहां पर? बराबर पहाड़ी बिहार में। और ऐसे ही अशोक का भी एक बाद में, ठीक है, उसी परिवार से एक और राजा हुए, कौन सा? दशरथ। और दशरथ ने भी क्या काम किया? इसने नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया है। ठीक है, तो दोनों, और चूंकि अशोक क्या करता है? देवनाम प्रियदर्शी का टाइटल लेता है, तो ये भी क्या लेता है? देवनाम प्रियदर्शी का टाइटल लेता है ये व्यक्ति। और इसी परिवार में, इसी अंपायर में एक और राजा रहे, इनका नाम है बृहद्रथ। ठीक है, एक किंग कौन बनते हैं? बृहद्रथ। चूंकि इस व्यक्ति का नाम काम तो कोई खास किया नहीं, इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस परिवार के क्या है, ये अंतिम राजा रहे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ क्या है? लास्ट किंग है किसके? मौर्य एम्पायर के। मौर्य एम्पायर के अंतिम राजा, मौर्य साम्राज्य के क्योंकि इसी का एक मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, सेनापति है, उसने क्या कर दिया? इसको मर्डर कर दिया और क्या कर दिया? गद्दी हत्या ली और एक नया वंश चलाया। इस वंश का अंत हो गया, मर्डर्ड बाई मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग। किसके द्वारा हत्या कर दी गई? इस पुष्यमित्र शुंग नाम के व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई। और इस प्रकार क्या होता है, ये जो क्या था, मौर्य साम्राज्य क्या हो गया, यानी कि मौर्य डायनेस्टी क्या हो गई? खत्म हो गई। और इस व्यक्ति के द्वारा फिर एक नई डायनेस्टी की स्थापना की गई, जिसको हम बोलते हैं शुंग डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? और पुष्यमित्र शुंग ने इसको हराया, यानी कि मारने के बाद अगला राजा बना कौन? पुष्यमित्र शुंग। और राजा बनने के बाद इस शुंग के द्वारा क्या कर दी गई? एक नया वंश चलाया गया, एक नई डायनेस्टी आई, जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। कौन सा वंश चलेगा? शुंग वंश की स्थापना। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हो गए? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो हालांकि शुंग वंश को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं? मौर्य एम्पायर पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गए मौर्य एम्पायर के बारे में। थोड़ी सी हम लोग यहाँ से क्या, यहाँ के प्रशासन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ बात अभी क्या करेंगे हम लोग, इस मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कुछ बातें हम लोग और जान लेते हैं। तो किसकी बात कर लेते हैं? मौर्य काल के प्रशासन की बात करते हैं। और इसी प्रशासन में सारे पहलू हम लोग देख लेंगे, सारे फैक्ट देखिए, चाहे आर्थिक और राजनीतिक सभी कुछ हम लोग यहीं पर देखेंगे। तो देखिए मौर्य काल के प्रशासन के बारे में बात करें तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको? केंद्र होगा। और केंद्र ही डिवाइड किसमें होगा? केंद्र को डिवाइड कर दिया गया स्टेट में। और स्टेट को क्या बोल रहे हैं लोग? हम लोगों ने क्या बोल दिया भाई? प्रांत। प्रांत भी डिवाइडेड होगा, सॉरी, ये इस तरह का सिस्टम चलता रहेगा। केंद्र के नीचे कौन आएगा? प्रांत। प्रांत के बाद कौन होगा?
मंडल। ठीक है, मंडल से नीचे होगा आहार या विषय। तो नीचे क्या हो गया, आहार या विषय। ठीक है, और सबसे नीचे, इससे भी जब नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ग्राम। यानी कि प्रश्न ये बन जाए कि इस मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो गांव। गांव मिले, गांव के मिलने से क्या बना भाई, आहार या विषय बना। विषय वर्तमान जिसको हम तहसील के नाम से जानते हैं, इस तरह समझ लीजिए। और जब कई सारे आहार या विषय मिले होंगे तो क्या बना, मंडल बना। और मंडल जब कई सारे मिले तो क्या बना, स्टेट बना। और स्टेट के ऊपर क्या है, सेंटर है सबसे ऊपर। तो देखिए यहां तो हेड कौन होगा भाई, ऊपर सबसे ऊपर तो क्या है, राजा ही रहेगा। सबसे ऊपर कौन बैठेगा, किंग। और इसके बाद जो प्रांत है, जिसको हमने क्या है, जो क्या है प्रांत, क्योंकि अभी पढ़ा हम लोगों ने क्या 5 प्रांतों में डिवाइडेड है। तो जो प्रांत का जो हेड होगा इसको कुमार कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्रांत का हेड कौन है, कुमार या आर्यपुत्र। कुमार या आर्यपुत्र क्या है, इसका हेड है। जो मंडल होगा, जो व्यक्ति मंडल का हेड होगा उसको प्रदेष्टा या प्रादेशिक, देष्टा या इस व्यक्ति को प्रादेशिक कहा जाएगा। ठीक है, और जो आहार है या विषय है, इसका जो हेड होगा उसको विषयपति कहा जाएगा। ये कौन हो गया, विषयपति। और गांव का प्रमुख ये कौन है, ग्रामणी। इसको क्या कहा गया, ग्रामणी। ये सिस्टम है। तो सबसे छोटी का एक प्रश्न आ जाए तो कौन सी है, गांव। अब देखिए इसी के साथ साथ इस मौर्य एम्पायर का जो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है उसको लेकर एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है बड़ा फेमस है। लेकिन इसमें, और इसमें भी अगर मैं आपसे बात करूं, जो इनके हाईएस्ट ऑफिसर होंगे, जो क्या इनके सबसे ऊंचे पद पर बैठ, मतलब समझ लिए इस समय के आईएएस ऑफिसर्स, उन आईएएस ऑफिसर्स को के लिए एक शब्द यूज किया गया, तीर्थ। कौन सा यूज किया, समझिए कैबिनेट मिनिस्ट्री है यहाँ के क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इनका नाम है तीर्थ। क्या है, तीर्थ। तो तीर्थ सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और इनकी संख्या इस समय 18 हुआ करती थी। यानी कि 18 कैबिनेट मिनिस्टर इनके पास थे। 18 आईएएस ऑफिसर समझ लो इस समय के सबसे जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर समझ लो, या इनको यहाँ के आज वर्तमान के आईएएस ऑफिसर्स भी, आप आईएएस ऑफिसर्स नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर ज्यादा सब ज्यादा अच्छा रहेगा। उस समय कितने हैं, 8। तो प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य में सबसे उच्च अधिकारियों किस नाम जाना जाता था, किसके, आर्य, किसके, तीर्थ के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य की जुडिशरी सिस्टम बड़ा फेमस है, तो जरा उसको समझ लेते हैं। यहां की न्यायपालिका, देखिए यहां का जो न्यायपालिका है, जो न्यायालय सिस्टम है वो 2 हिस्सों में विभाजित है। ठीक है, 2 तरह के कोर्ट यहां पर काम करते हैं। एक कोर्ट है धर्मस्थीय कोर्ट, कौन से न्यायालय हैं, धर्मस्थीय न्यायालय। और दूसरे वाला जो कोर्ट है इसको बोला गया है कंटक शोधन। कौन सा, कंटक शोधन। तो इनके पास 2 कोर्ट हैं। एक कोर्ट है धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरी कोर्ट को क्या कहा गया, कंटक शोधन कहा गया है। देखिए इसमें जो धर्मस्थीय न्यायालय है ये समझ लीजिए ये है इनका सिविल कोर्ट, यानी कि जितने भी सिविल मामले हैं, शादी विवाह, लड़ाई झगड़े, जमीन जायदाद के विवाद, वो सब कहाँ देखे जाएंगे, इस कोर्ट में देखे जाएंगे। ठीक है, और इस कोर्ट का जो हेड है, किसका, इस धर्मस्थ न्यायालय का जो हेड रहेगा, यानी कि इसका जो मुखिया होगा, जो उच्च न्यायाधीश होगा, उसको क्या कहा गया, उसको धर्मस्थ कहा गया है। वो कौन है,
वो होगा धर्मस्थ। उस पद का नाम क्या है? धर्मस्थ। और जो क्रिमिनल मामले होंगे ये क्या है? ये सारे मामले कहां देखे जाएंगे? यहीं पर देखेंगे, फौजदारी मामले यानी कि क्रिमिनल कोर्ट है ये इनका। और इस क्रिमिनल कोर्ट का जो हेड है, चोरी डकैती हत्या लूट मार सारे मामले कहां सुनवाई होगी? यहां पर होगी। और इनका जो हेड है उसको प्रदेष्टा कहा गया है। ये कौन है? प्रदेष्टा। देखिए यानी कि प्रदेष्टा हो चाहे धर्मस्थ हो, ये सब क्या है? इन्हीं में से ही अधिकारी रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं में से कोई अधिकारी रहे होंगे। इसके बाद बात दूसरी, अगर हम लोग बात करें इस मौर्यन एम्पायर में, अगर हम लोग और फैक्ट थोड़ी सी बात कर लें, देखिए जो इनकी ऑफिशियल करेंसी है, इनकी ऑफिशियल करेंसी है पण। तो मौर्यों की ऑफिशियल करेंसी और राजकीय मुद्रा कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? पण। और इसी के साथ साथ एक शब्द और जरा चर्चा में आता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इस शब्द को बोलते हैं अदेव मात्रक। इसको एग्जाम में कई बार, देखिए अदेव मात्रक क्या है? वैसी भूमि है, वैसी जमीन है वैसी जमीन जिस पर बिना वर्षा के भी क्या होती है? अच्छी खासी खेती होती है, उस जमीन को क्या बोला गया? अदेव मात्रक। तो वैसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी क्या होती है? अच्छी खेती होती है। मैं लिख देता हूं, वैसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती संभव है, होती थी, उसको अदेव मात्रक कहा जाता था। और एक बात आप लोग और याद रखेंगे, बिल्कुल जो मौर्य एम्पायर के बारे में एग्जाम में पूछी जाती है, मैं इधर ऐड कर दे रहा हूं नोट करके। प्रश्न आता है कि मौर्यों का प्रमुख उद्योग क्या था, यानी कि मौर्य काल का प्रमुख उद्योग, यानी कि इस समय का जो मेन इंडस्ट्री है वो कौन है? तो व्यापारिक जहाजों का निर्माण। देखिए ये लोग कमर्शियल शिप्स का क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन करते थे। तो कमर्शियल शिप, व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग है। ठीक है, जिसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो आज हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया, इतने से ही मैं समझ रहा हूँ आपका काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलिए, गुड लक।